हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। ठीक है, तो आज क्या देख लिया हम लोग? वही डेली का जो है वही देखना है भाई ना। बहुत ज़रूरी है भाई लोग, कुछ कुछ नॉलेज लेते रहना चाहिए क्या, मेरे ख्याल से। ऑब्जेक्टिविटी करके बताना, आई थिंक। ऐसे तो मिल ही जाता है इन्फॉर्मेशन सब जगह से ना, बट फिर भी हम लोगों का पर्पस ही है चीज़ों को रिवाइज करना, देखना। ठीक है, चलिए हम लोग आज देखते हैं एक ये वन ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ इट एंड विच इज़ डीपीएसपी। हम लोगों को पता है डीपीएसपी में वी हैव सीन अमेंडमेंट्स। तो कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ उसमें? एक तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 है, ठीक है। उसके अलावा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 भी हुआ है। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ इसमें? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 वाला, एंड द लास्ट वन इज 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। सो ये 4 अमेंडमेंट्स की वजह से डीपीएसपी में वी हैव सीन सम चेंजेस। कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ रिपील हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट हुआ है। तो डीपीएसपी में ये 4 अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे, बस यही 4 याद रखिएगा। 42वां, 44वां, 86 एंड 97 वाला, 42nd, 44th, 86th एंड 97th, 86th एंड 97, 42nd, 44th। अब इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किन के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं 42nd वाले से, याद करते चलना चीज़ों को। सबसे पहला आर्टिकल 39 में, आई थिंक आर्टिकल 39 क्लॉज डी में शायद एक अमेंडमेंट हुआ है, सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से रिलेटेड आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 39 में एक अमेंडमेंट हुआ या फिर एडिशन हुआ टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 में 42nd से। 42nd से 3 चीज़ और हुए, 39A, 43A एंड 48A। अब देखिए, एक हुआ 39A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48A। ये 4 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुए। कैपिटल ए है, यानी कि ये 3 आर्टिकल तो ऐड हुआ है, इसमें ऑलरेडी कुछ थे, एक एक्स्ट्रा शायद ये भी ऐड हुआ, ठीक है। या फिर इसके क्लॉज में कुछ चेंजेस किए होंगे, बस ये ध्यान रखना है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39A, 43A 3 है, 43 है, 48A, ये 3 ऐड हुए जो हैं। और 39A पूरा का पूरा 39 ऐड नहीं हुआ है उसके थ्रू। 39A, 39 स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे करते करते शायद हेल्दी डेवलपमेंट चिल्ड्रन वाला 39 स्मॉल डी में होगा मेरे ख्याल से, या फिर देख ही लेते हैं यार। आर्टिकल 39D, नहीं, वो मैन एंड वुमेन शुड बी पेड इक्वली फॉर द सेम वर्क, वो अलग है, ठीक है। ये आपको होगा, देख लेते हैं। अब जब देख ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं। नहीं है कि यार पहले से प्रिपेयर रहता तो टाइम आप लोगों का नहीं जाता।
लेकिन अब आ गए हैं तो देख लेते हैं, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। एफ है ये, एफ। द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर। The children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. 39 F है ये जो ऐड हुआ है 39 F, चलिए याद रखिएगा ये 39 F है, ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए। 39A क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड किसको? पुअर्स वगैरह को। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर 39A में, ठीक है। 43A में क्या है? 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। 48A में क्या होगा फिर? वही इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट से रिलेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, इन सभी का प्रोटेक्शन करना, सेफगार्ड करना, ठीक है। तो याद रखना 42 से 39 F में आया है क्या? सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर हेल्दी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। 39A में फ्री लीगल एड टू पुअर। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वगैरह सब 48A में। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ, ठीक है। ये 4 चीज़ें एकदम ध्यान रखना। चलिए 42nd अब हम लोग हटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं 44th में हुआ है, हाँ, टू मिनिमाइज inequalities in income, इनकम इनइक्वालिटीज़ वगैरह, स्टेटस इनइक्वालिटीज़, अपॉर्चुनिटी वाले इनइक्वालिटीज़ वगैरह को कम करना है। इनइक्वालिटीज़ वगैरह को कम करना, इनकम इनइक्वालिटीज़ वगैरह सबको कम करना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल से। 86th हम लोगों को मालूम है। 86th बताइए। सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 45 इज चेंज। आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट जो है इसमें चेंज हुआ है। अप टू 6 ईयर्स, 6 साल के बच्चों के लिए, अप टू 6 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर वगैरह, क्या अर्ली चाइल्डहुड केयर आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट में चेंज हुआ। अप टू 6 ईयर्स, ये याद रखिएगा, 6 साल तक के लिए। 4-5 है ना, तो 6। 97th वाला पता है 2011 में क्या हुआ? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड 97th। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल किसमें? ये आर्टिकल 43B में। बताइए तो 43A में क्या था? 43A में क्या था? आर्टिकल 43A में क्या था? बोलिए ना, बोलिए। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स किसमें? इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये 43A किससे ऐड हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल से।
लेकिन 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना, फॉर्मेशन वगैरह जो भी है, 43B किससे ऐड हुआ? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 2011। 44th वाला इनकम इनइक्वालिटीज़ वगैरह रिड्यूस करना, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस करने के लिए 44th। ठीक है, अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोगों को पता है कि 26 दिसंबर 2004, ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशियन में सुनामी आया था। इंडियन ओशियन में सुनामी आया था, ठीक है, चलिए, इंडियन ओशियन में सुनामी आया था, तो इसीलिए 2005 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, DMA, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। अब इसके अंदर NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके चेयरमैन कौन है? चीफ मिनिस्टर। समझे, ये याद रखिएगा, PM है और CM है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कौन है? PM। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ NDMA, स्टेट का CM। अच्छा बताइए, तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? अच्छा, ये सब मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, चेयरमैन। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, नीति आयोग का भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई थिंक मज़ा तो आना चाहिए आप लोगों को, ये सब इन फैक्ट देखकर। फैक्ट है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि ChatGPT का ज़माना है, सारा कुछ मिल ही जाता है, क्या डीप फेक का भी ज़माना है। सब कुछ तो मिल ही जाता है यार, कोई नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है अभी तक? तो अभी तक टिल नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन नहीं किया है। उसमें ऐड होते जाते हैं एलिमेंट्स टाइम टू टाइम, केस बाय केस, जो भी उनको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, जैसे कि सेक्युलरिज्म वगैरह, ठीक है, जुडिशल रिव्यू वगैरह, तो वो अभी तक डिफाइन नहीं है। अच्छा एक बात और, NCSC से रिलेटेड एक बात और, हम लोगों को पता है NCSC के बारे में। एक चीज़ ये जानिएगा, अगर आप चेयरमैन होंगे NCSC, एक चीज़ देख लीजिए कि अगर आप मान के चलो चेयरमैन हो आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, या फिर NCST के, या फिर NCW के, अगर आप चेयरमैन हो, तो क्या ये पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आएगा फॉर MP या कैंडिडेट? MP या MP के कैंडिडेट जो हैं, क्या उनके लिए ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है? तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब
एग्जेम्प्टेड ऑफिस है, एग्जेम्प्टेड ऑफिस है अंडर पार्लियामेंट का जो एक है ना कोई एक्ट है, देखकर मैं बता दूंगा, पार्लियामेंट का एग्जेम्पशन ऑफ ऑफिस हो एमपी, उस तरीके को एक्ट है, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, उसके तहत ये सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं। और ये पावर पार्लियामेंट को, ये पावर कहाँ से मिला? आर्टिकल 102 क्लॉज 1 पढ़ते हैं ना हम लोग, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी वगैरह, ठीक है। कौन करता बताइए तो आर्टिकल 102 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी? तो प्रेसिडेंट को ये पावर कहाँ से मिला? आर्टिकल 103 से। अरे एक और आर्टिकल है ना, आर्टिकल 102 क्लॉज 2, इसमें कौन करता है आपको डिस्क्वालिफिकेशन? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि स्पीकर या चेयरमैन वगैरह, ठीक है। तो ये मतलब इसके अंदर क्या आता है बताइए? 10th शेड्यूल आता है, एडीएल आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में, थोड़ा कभी देखेंगे, ठीक है। अभी अच्छा हम कुछ और बता रहे थे, तो ये सारा कुछ लिंक था ना, तो लिंक था तो एक ही बार में आते जा रहा था। अब जो लिंक नहीं है, हम लोग एनसीएससी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ, तो एनसीएससी के बारे में एक बताना चाह रहा था। ये तो हम लोगों को पता है ना, हम लोगों को ये बातें, आर्टिकल 338 और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 से बना है, आर्टिकल 338 में ही है। और ये एक खास बात ये कि एंग्लो इंडियन से भी रिलेटेड, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी रिलेटेड अगर कुछ बातें हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है तो एनसीएससी ही करेगी। शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड तो करते हैं ये लोग, एससीज जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड करते हैं, लेकिन एनसीएससी का काम है कि एंग्लो इंडियन रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है, एंग्लो इंडियन रिलेटेड कुछ केसेस है उनका भी अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो यही करेगी एनसीएससी, एंग्लो इंडियन से भी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338। प्रेसिडेंट प्रेजेंट करता है एनुअली रिपोर्ट वगैरह, ये सब तो पता ही है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी जो है, इसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अब प्रेसिडेंट ही इसको रिमूव भी करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट करता है एक कमेटी के बेसिस पर, जिस कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और राहुल गांधी मतलब कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा में जो ये कमेटी है ये एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सीवीसी को। इसमें भी वही होता है, एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। सीवीसी का क्या है कि टर्म जो है 4 साल का है, ये ध्यान रखिएगा। टर्म इसका कितना साल का है? 4 साल का है, 4 साल का है, और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, 65 ईयर्स एज। 4 साल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए टेन्योर का, या फिर आपका 65 ईयर्स ऑफ एज। ध्यान रखिएगा 4 साल है, ना 5 है ना 6 है, 4 है। सीवीसी का बताइए, ना 5 है ना 6 है, 4 है। सीवीसी 3 3 3 3, सीवीसी 4 है, ठीक है। 4 साल है, तो चूँकि यही सब फैक्ट वगैरह थोड़ा सा 5 कहीं लिख दिया जाएगा, कहीं 6 लिख दिया जाएगा, तो याद रखना चाहिए एग्ज़ाम में 4 साल। सीवीसी का 4 ईयर्स का टेन्योर। चूँकि यही सब जब गलत हो जाता है तो बहुत अफसोस होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखिएगा ना, बार बार, यू विल गेट द कमांड ओवर इट। एक दिन आएगा कि जब आपको कमांड उसमें फील होगा, ठीक है।
लेट मी सी द टाइम गाइस। ओ भाई साहब, अच्छा चलिए ट्रिब्यूनल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट ट्रिब्यूनल्स, ओरिजिनली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, मतलब इनिशियली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बाद में ये पार्ट 14A में ऐड हुआ। कौन से आर्टिकल में आया? आर्टिकल है इसका 323A एंड 323B, 323A 323B। हम लोगों को इसका अमेंडमेंट याद रहना चाहिए। भाई कैसे आया ये कॉन्स्टिट्यूशन में? तो अमेंडमेंट याद रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसी से ये पार्ट 14 में ऐड हुआ। ट्रिब्यूनल्स, बोलिए कौन से अमेंडमेंट से आया है? एकदम याद रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 14A में आर्टिकल 323 से 323B, 323A में ए से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और ये बी वाला हो गया अदर ट्रिब्यूनल्स, अदर किसी केसेस के लिए ट्रिब्यूनल्स, तो ये वाले ट्रिब्यूनल। तो इनिशियली नहीं था हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब देख लो पहले क्या था, जैसे इनिशियली बता रहा हूँ। इनिशियली क्या था कि अगर अपील करना है अगेंस्ट ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील करना है तो आप केवल सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ओनली। इनिशियली बता रहा हूँ। अब फिर उसके बाद एक केस आया, चंद्र कुमार केस आया, ठीक है, 1997 में। फिर उसके बाद से भाई साहब अब ये सुप्रीम कोर्ट में तो है ही, प्लस अब हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। मतलब अब ये अपील इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट में तो कर ही सकते हैं अपील, और हाई कोर्ट में भी। जैसे अगर कभी ये बोला जाए कि द अपील अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल ऑर्डर कैन बी मेड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम लोग ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट कंप्लेन अपील हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो कर ही सकते थे पहले से, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, अब हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये सब नॉलेज यूज़फुल हो। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़े होगा तो कभी ना कभी पढ़ोगे ही। बस मेरा काम है, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। जो भी लोग देख रहे हैं यूज़फुल तो होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। सो विद ऑल दिस एंड टुडेज सेशन, थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।